हेलो गाइस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसे जेई 2024 की पीवाईक्यू जो कि 5 जून 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 55 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 से आगे डिस्कस करेंगे और प्रयास करेंगे कि इस वीडियो में खत्म हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 56। एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड कोड, द मिनिमम बाइट ऑफ द सेप्टिंग टैंक एज्यूम्ड फॉर डिजाइन पर्पस इज। ये पूछा कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड 24/70/1985 पार्ट 1 के अनुसार मिनिमम बाइट सेप्टिंग टैंक का डिजाइन पर्पस के लिए हम लोग क्या एज्यूम करता है। तो ये मतलब आईएस कोड से क्वेश्चन है, आईएस कोड का एजम्पशन है, तो सो इसका आंसर है 75 सेंटीमीटर। एंड कुछ और एजम्पशन है इसी आईएस कोड के जो पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। तो मिनिमम विड्थ जो कि 750 mm, एंड मिनिमम डेप्थ जो हुआ सेप्टिक टैंक का वो कितना होना चाहिए उसके बारे में भी इसमें दिया हुआ है। 1 मीटर बिलो वाटर लेवल। जितना वाटर लेवल होगा डालना हमें टैंक में उससे कम से कम 1 मीटर नीचे होना चाहिए। एंड लेंथ, सॉरी, मिनिमम लिक्विड कैपेसिटी कितना होना चाहिए सेप्टिक टैंक का, तो वो होना चाहिए 1000 लीटर। और एंड लास्ट है जो है कि जो लेंथ होगा वो कितना होना चाहिए, 2 से 4। लेंथ जो होगा तो वो होना चाहिए 2 से 4 टाइम्स ऑफ विथ। ये 4 एजम्पशन है जो कि आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स एन इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस। इनमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट एप्लीकेशन है जीपीएस का। तो जीपीएस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि जीपीएस क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सिस्टम एक किसके द्वारा डेवलप किया गया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा ये डेवलप किया गया था। इसमें टोटल अभी 31 सैटेलाइट्स हैं। 31 सैटेलाइट्स ऑपरेशनल है। 31 सैटेलाइट ऑपरेशनल है। मिनिमम 24 रहने चाहिए। मिनिमम 24 सैटेलाइट रिक्वायर्ड होते हैं जीपीएस में। ये कितने ऑर्बिट फॉलो करता है, ये 6 ऑर्बिट फॉलो करता है, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। एंड एक क्वेश्चन इसमें से और बनता है कि मिनिमम 4 सैटेलाइट रिक्वायर्ड फॉर एग्जैक्ट पोजिशनिंग। मतलब किसी भी व्यक्ति या ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट पोजिशनिंग के लिए मिनिमम 4 सैटेलाइट से डेटा करना जरूरी होता है, ठीक है। ये हो गया। एंड इंडिया का भी एक अपना सिस्टम है जो कि इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। उसका नाम है नाविक, या उसको कहा IRNSS। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो कि इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये पूछा जाता है इंडिया का कौन सा है, नाविक। तो चलिए इसे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है कौन सा सही है। तो कह रहा है कि जीपीएस कैन बी यूज टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ व्हीकल। मूवमेंट ऑफ व्हीकल को ट्रैक करने के लिए जीपीएस का यूज करते हैं। तो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ठीक है। एंड ऑप्शन सी देखते हैं कि जीपीएस कैन बी यूज टू डिटरमाइन द टाइम एक्यूरेटली। यस। ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो होता है जीपीएस का जो सैटेलाइट सिस्टम होता है उसमें एटॉमिक वॉच लगे होते हैं जो कि एग्जैक्ट टाइम बताते हैं। एंड इसका यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ मैप। तो मॉडर्न इंजीनियरिंग, मॉडर्न सर्वे में, एरियल सर्वे में और
ये सब में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सो ये तीनों तो सही हो गया, तो इसका गलत कौन सा हो जाएगा? ए, कि जीपीएस कैन बी यूज टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ डीप अंडरग्राउंड माइन में पोजीशन को पता लगाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन 58। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो एक्सप्लेन द टर्म स्किड एक्सपीरियंस बाय व्हीकल। तो हमें पता है स्किड के बारे में कि स्किड कब होता है? जब लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट जो है, जब ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है, उस कारण क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ज्यादा हो जाता है एज कंपेरिजन टू सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट, उसको हम क्या कहते हैं? स्किड। अकर्स व्हेन पार्ट ट्रेवल लॉन्ग रोड सर्विस इज मोर देन द सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट ऑफ द व्हील ड्यू टू दियर रोटेशन। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। तो मैं इसके बारे में थोड़ा लिखवा देता हूँ कि लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट इज ग्रेटर देन सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट। मेन तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको स्कीड कहते हैं, ठीक है। एंड अगर सर्कुम्फेरेंशियल मूवमेंट ज्यादा हो जाए लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट से, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्लिप कहते हैं। अगर सर्कुम्फेरेंशियल मूवमेंट ज्यादा हो जाए लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट से, इसको स्लिप कहते हैं। स्लिप का एग्जांपल जैसे आप देखे होंगे कि मिट्टी में ट्रैक्टर को फंसे हुए, तो क्या होता है कि व्हील जो है ज्यादा रोटेट करता है। सर्कुम्फेरेंशियल मूवमेंट तो हो रहा है बट लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट नहीं हो रहा, तो वहां पे क्या होगा? स्लिप। और जैसे ही मतलब बाइक है, कार है, उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं और कुछ दूर तक वो घिसटते हुए जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ज्यादा होता है लेकिन सर्कुम्फेरेंशियल मूवमेंट तो नहीं हो रहा, तो उस केस में स्किड होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 59 कि if the load on a RCC lintel due to the wall above it in the form of triangular portion, then the angle subtended by a triangle at either end of the lintel shall be। कह रहा है कि आरसीसी लिंटल है, ठीक है, उस पे लोड लग रहा है बॉल के कारण जो कि ट्रायंगुलर पोर्शन में है, ठीक है। तो बताओ कि एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्रायंगल एट आइदर एंड ऑफ लिंटल, कि एंगल कितना सबटेंड किया जाएगा ट्रायंगल के द्वारा आइदर एंड ऑफ लिंटल पे। इसका एक एजम्पशन है, तो इसका आंसर है हो जाएगा 60 डिग्री। ये कुछ समझने की चीज नहीं है, ऐसे एजम्पशन है जो हम लोग एज्यूम करते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, पिछली बार ये पूछा गया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 60। इसमें कह रहा है कि टेलुरोमीटर अ लॉन्ग रेंज ईडीएम जिसका यूज करते हैं यूज फॉर अ डिस्टेंस मेजरमेंट, ये किस चीज का यूज करता है? मतलब कौन से वेव का यूज करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो वेव या फिर माइक्रोवेव। रेडियो वेव भी माइक्रोवेव को कहते हैं, तो ये या तो फिर रेडियो वेव। और इसमें से और भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि लिखवा दूं, तो मैं लिखवा देता हूँ। यहाँ पे लिखवा देता हूँ। सबसे पहले जो है लाइट वेव, लाइट वेव जिसका इस्तेमाल कौन से इंस्ट्रूमेंट में होता है? जीओडी मीटर, जीओडी मीटर एंड मेकोमीटर में लाइट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। एंड रेडियो वेव जो हम लोगों ने अभी देखा, या फिर इसको जो माइक्रोवेव कहते हैं, माइक्रोवेव, इसका इस्तेमाल किस में होता है? डिस्टोमेट इंस्ट्रूमेंट होता है, ईडीएम एंड टेलुरोमीटर, जो कि यहाँ पे पूछ रहा है, टेलुरोमीटर। एंड हो गया इंफ्रारेड, इंफ्रारेड इसका इस्तेमाल क्या होता है? टोटल स्टेशन में। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछले हर सेट में, पिछले साल 2024 के एसएसजेई में पिछले हर सेट में इससे क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61। एक मैच द फॉलोइंग है, इसमें कह रहा है कि ग्रिड चैम्बर जो है उसका कहाँ यूज होता है? तो ग्रिड चैम्बर का यूज होता है रिमूवल ऑफ ग्रिड में, जो यहाँ पे प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है, तो इसका इस्तेमाल करता है रिमूवल ऑफ फाइनल सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक पार्टिकल, जैसे सिल्ट हो गया, क्ले हो गया,
सैंड हो गया, इसको रिमूव करने के लिए हम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक करते हैं, ठीक है। एंड स्लज डाइजेशन टैंक क्या होता है, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पार्ट है, ये ट्रीटमेंट जो स्लज है उसको ट्रीटमेंट करने में ये हेल्प करता है। तो सो इसका क्या हो जाएगा, 1 का सी एंड 2 का बी एंड 3 का ए। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ए है कि हाउ मच डिडक्शन मेड इन hollow of a blocks during a hollow concrete block ball construction, कि hollow concrete block ball construction में हम लोग कितना डिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कि नो डिडक्शन। हॉलो ब्लॉक यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कोई डिडक्शन नहीं करते हैं। हॉलो कंक्रीट ब्लॉक, उसका कुछ एडवांटेज है जो मैं लिखवा देता हूँ। इसका पहला एडवांटेज हो जाएगा कि रिड्यूस करता है स्ट्रक्चर के वेट को, रिड्यूस स्ट्रक्चर वेट, एंड हो जाएगा सुपीरियर इंसुलेशन, सन अगेंस्ट हीट, साउंड एंड मॉइस्चर। तो सुपीरियर इंसुलेशन देता है हीट, साउंड और मॉइस्चर से, और स्ट्रक्चर का वेट कम करता है, एंड कह सकते हैं कि कोस्ट इफिशिएंट एंड ड्यूरेबल होता है, एंड कंस्ट्रक्शन को स्पीड को बढ़ाता है, स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्रीज। सो ये 4 एडवांटेज आप ध्यान रखिएगा। वैसे क्वेश्चन अब आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू चेक द डिफरेंस इन क्रॉस लेवल और द सुपर एलिवेशन इन अ हाईवे। तो इसमें ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं। जो ये पहला इंस्ट्रूमेंट है कैन बाउले, कैन बाउले क्या है, ये यूज करते हैं कहाँ, स्लीपर मेंटेनेंस में। स्लीपर जो ट्रैक में होता है, ट्रेन के ट्रैक में स्लीपर, उसके मेंटेनेंस में यूज करते हैं। ये क्या होता है कि एक रॉड शेप का होता है, ठीक है, इस तरह के शेप का होता है, और नीचे एक भारी हैवी मास लगा हुआ होता है, ठीक है। और इससे क्या करते हैं कि हम लोग जो बैलास्ट होता है उस पर पीट के देखते हैं कि कितनी नीचे हॉलो है या नहीं। ये बाउंस बैक करता है, उसके हिसाब से हम जज करते हैं कितना हॉलो है, और कॉम्पैक्ट करने का काम करता है बैलास्ट को। तो ये कैने बॉल इंस्ट्रूमेंट है, तो कैने बॉल हो तो इसमें नहीं होगा, ठीक है। एंड जो यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है कैंट बार, कैंट बार मतलब क्या, जो हम लोग रेनफोर्स कंक्रीट में जो यूज करते हैं क्रैंक बार, उसी को कहते हैं कैंट बार, ठीक है। ये जो कॉउ बार है ये सिविल इंजीनियरिंग में जनरली यूज नहीं होता, तो यहाँ पे आगे बचा कौन सा, कैंट बोर्ड। तो सो इसका आंसर हो जाएगा कैंट बोर्ड। कैंट बोर्ड का यूज करते हैं टू मेजर डिफरेंस इन क्रॉस लेवल या सुपर एलिवेशन ऑन अ हाईवे। इसका इस्तेमाल हम हाईवे पे सुपर एलिवेशन निकालने के लिए करते हैं कैंट बोर्ड का। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ लंप प्रेजेंट इन द सीमेंट। अगर सीमेंट में लंप प्रेजेंट है, मतलब कि बड़े बड़े पार्टिकल है जो आपस में ज्वाइन करके एक बड़ा पार्टिकल फॉर्म कर रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे तो ड्यूरेबिलिटी तो नहीं बढ़ेगी, ठीक है। एंड इससे सेटिंग टाइम भी घटेगा नहीं, ठीक है। सेटिंग टाइम भी नहीं घटेगा, क्यों नहीं घटेगा सेटिंग टाइम, क्योंकि बड़ा पार्टिकल है, ठीक है। तो ज़्यादा पार्टिकल से रिएक्शन उसको वाटर को करना नहीं, तो सो सेटिंग टाइम भी नहीं बढ़ेगा, और फ्लैश सेटिंग भी नहीं होगा। तो सो इससे क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम जाएगा, क्योंकि कंक्रीट के स्ट्रक्चर में वॉइड फॉर्मेशन हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट का वो कम जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65 कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज द स्टेयर स्लैब supported parallel to the riser at 2 or more location causing the slab to bend longitudinally between the support। ये कह रहा है कि ऐसा स्टेयरकेस जिसमें जो है स्लैब है उसको हम पैरेलली राइजर के पैरेलल में हम सपोर्ट करते हैं 2 या उससे ज्यादा लोकेशन पे। तो जिससे क्या होगा कि जो लॉन्गिट्यूडनल है स्लैब है लॉन्गिट्यूडनली बेंड करेगा सपोर्ट पे। तो उस वैसे स्टेयर को क्या कहते हैं, मैं आपको एक इमेज से समझाने का प्रयास करता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो राइजर है इसके पैरेलल में ये सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे 2 और मोर स्लैब है,
सपोर्ट है, तो वैसे को क्या कहते हैं, वैसे को कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनली स्पैनिंग स्टेयर। उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनली स्पैनिंग स्टेयर कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो देख रहे हैं, इसमें क्या है कि जो राइजर के परपेंडिकुलर में लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, राइजर के परपेंडिकुलर में सपोर्ट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ट्रैवर्स स्पैनिंग स्टेयर। इसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्पैनिंग स्टेयर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 66 कि फॉर अ गिवन सॉइल सैंपल विथ इंक्रीज इन कॉम्पैक्शन एफर्ट द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट अज्यूम ऑल द फैक्टर रिमेन द सेम। कह रहा है कि किसी गिवन सॉइल सैंपल के लिए अगर कॉम्पैक्शन इफेक्ट को बढ़ा देते हैं हम, तो मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, तो हमें पता है कि कॉम्पैक्शन इफेक्ट को हम लोग बढ़ाएंगे, जो हम लोग जो फोर्स लोड लगा रहे हैं उसको अगर कॉम्पैक्शन इफेक्ट को बढ़ाएंगे तो जो जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर सेम, अगर मान के चलो कि हम लोड को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मिलता है, जहाँ पे जो जो ड्राई डेंसिटी है वो मैक्सिमम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि लोड को हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि हाउ डज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, प्रेशर वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के, ठीक है। और ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियली वेरी करता है, जैसे जैसे हम हाइट ऊपर जाएंगे, जैसे हम लोग हाइट बढ़ाएंगे तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम जाएगा। ऐसा क्यों होता है, एट हाइट डेंसिटी जो होता है एयर का वो कम हो जाता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ाएंगे तो डेंसिटी ऑफ एयर जो है कम हो जाता है, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट बढ़ने पे कम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, एपी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू द थ्री आर्स इन द थ्री आर प्रिंसिपल स्टैंड्स फॉर। तो किस चीज का कॉन्सेप्ट है, थ्री आर प्रिंसिपल को किस चीज का कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है, सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट का। इसका कॉन्सेप्ट है सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट का, ठीक है। तो ये किसी को रिप्रेजेंट करता है, इसका सीधा है रिड्यूस, मतलब कि जो भी है सॉलिड बेस्ड उसको हम रिड्यूस करेंगे, मतलब कम करेंगे, और कोई सामान है जो कि यूजेबल है उसको हम लोग रीयूज करेंगे। एंड अगर उस ये रिड्यूस और रीयूज नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, उसको फिर से रिसाइकिल करेंगे। सो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सेल्फ प्राइमिंग पंप की ओवरशैडो द फंक्शन ऑफ। ये क्या करा है, सेल्फ प्राइमिंग पंप क्या होता है, जो मैं आपको समझा देता हूँ। सेल्फ प्राइमिंग पंप ये क्या है, आप एक टाइप का पंप है जो कि यूज करते हैं डिलीवरिंग फ्लूइड में, यूज टू डिलीवर फ्लूइड्स। इसका वर्किंग क्या होता है कि ये पहले, सबसे पहले जो सक्शन लाइन है उससे एयर रिमूव करता है, कैसे रिमूव करता है, फ्लूइड को रिसर्कुलेट करके विथ पंप हेड, और वैक्यूम जनरेट करता है जिससे बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में लिक्विड इसमें फ्लो करता है, ठीक है। सो ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, वैरायटी ऑफ फ्लूइड को ये डिलीवर कर सकता है, जैसे जैसे या फिर फ्लूइड जिसमें सॉलिड मात्र जैसे सीवेज, इसको भी डिलीवर करने में एक कैपेबल होता है। तो यहाँ पे जो सेल्फ ऑक्सिलरी डिवाइस है और सक्शन डिवाइस है, जो कि जनरली बहुत सारे पंप में यूज होता है। सो यहाँ पे ये तो सक्शन खुद कर रहा है एंड वैक्यूम खुद क्रिएट कर रहा है। सो यहाँ पे जो सेल्फ एक्जुलरी डिवाइस है इसका इसमें फंक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 70, while designing an RCC footing on a soil, what should be the minimum thickness of each on of footing as per IS 456। ये सब जानते हैं कि जो आरसीसी फुटिंग अगर हम सॉइल पर डिजाइन करेंगे तो वहां पे कितना होता है मिनिमम थिकनेस ऑफ ईच ऑफ फुटिंग, वो होता है 150 mm। तो यहाँ पे दो पॉइंट है जो आपको याद रखने की जरूरत है, जो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। फॉर फुटिंग ऑन सॉइल,
अगर हम फुटिंग को सॉइल पर प्रोवाइड करेंगे तो जो मिनिमम थिकनेस होगा, मिनिमम थिकनेस ऑफ ईज जो होगा कितना होगा, 150 mm। एंड अगर फॉर फुटिंग ऑन पाइल्स, अगर डीप फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहा है और जो फुटिंग है वो हम लोग पाइल्स पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो मिनिमम ईज थिकनेस होगा, मिनिमम ईज थिकनेस जो होगा वो कितना होगा, 300 mm होगा। यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71, टू ऑब्टेन द लिक्विड लिमिट ऑफ अ सॉइल अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन। अगर हमें लिक्विड लिमिट सॉइल का निकालना होता है तो हम किस चीज़ के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं? तो ये हम सबको पता है कि हम लोग किसी के बीच में प्लॉट करते हैं, इन जो कि N1 यहाँ पे मेंटेन करता हूँ, N2 एंड W1 एंड W2। तो हम लोग किसी में मेंटेन करते हैं, वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ ब्लोज। नंबर ऑफ ब्लोज के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं जब हमको क्या निकालना रहता है, लिक्विड लिमिट के केस में। तो ये हमें ग्राफ प्लॉट करते हैं किसी के बीच में, वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ ब्लोज। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है जो आपको पता होगा कि फ्लो इंडेक्स IF, आई बराबर क्या होता है, W2 माइनस W1 बटा लॉग N2 बटा N1। ये फॉर्मूला है जो कि हमेशा इससे कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं जनरली जे के एग्जाम में, तो सो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हैज अ सेम यूनिट एज दैट ऑफ। पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है उसका सेम यूनिट किनके यूनिट के सेम होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो परमिएबिलिटी है, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, इसका यूनिट क्या होता है, या तो फिर सेंटीमीटर पर सेकंड लिख सकते हैं या फिर मीटर पर सेकंड। तो ये किसका यूनिट है, ये वेलोसिटी का यूनिट है, सो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 73 कि आइडेंटिफाई वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कि इनमें से जो स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो चलिए देखते हैं। डोमेस्टिक सीवेज इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। कि डोमेस्टिक सीवेज जो है मेजर सोर्स होता है वाटर पोल्यूशन का। तो यस, कि डोमेस्टिक सीवेज जो होता है मेजर सोर्स होता है, क्योंकि इसमें बिना ट्रीट किए जनरली डिस्चार्ज कर दिया जाता है वाटर बॉडीज में, सो ये मेजर पोल्यूशन है, मेजर सोर्स है वाटर पोल्यूशन का। एंड उसके बाद क्या लिख रहा है, वाटर कलेक्टेड या अवेलेबल एट अ सोर्स विल ऑलवेज बी प्योर। मतलब कि जैसे हम नदी से या फिर लेक से जो वाटर लेते हैं वो ऑलवेज हमेशा प्योर होता है। तो नहीं, अगर हमेशा प्योर होता, इतना प्योर नहीं होता तो हमें ट्रीटमेंट का क्या जरूरत पड़ता। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 74, ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू कैनेडी थ्योरी इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज सच दैट देयर इज नो सिल्टिंग और नो स्कोरिंग एक्शन इन द कैनाल बेड देन द वेलोसिटी नोन एज। कि एक ऐसा वेलोसिटी जिस पे ना ही स्कोरिंग हो और ना ही सिल्टिंग हो, तो ऐसे वेलोसिटी को क्या कहते हैं हम लोग, उसे वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं कैनेडी थ्योरी के अनुसार क्रिटिकल वेलोसिटी। आपको पता होगा जो, जैसे देख लेते हैं यहाँ पे जो सिल्टिंग वेलोसिटी है, सिल्टिंग वेलोसिटी से जो क्रिटिकल वेलोसिटी होगा बड़ा होगा। एंड क्यों बड़ा होगा, क्योंकि सिल्टिंग सिल्टिंग वेलोसिटी से अगर क्रिटिकल वेलोसिटी बड़ा होगा तो क्या होगा, सिल्टिंग नहीं होगा। एंड ये स्कोरिंग वेलोसिटी से छोटा होगा। मतलब उस वेलोसिटी जिस पे स्कोरिंग होता है, तो अगर क्रिटिकल वेलोसिटी स्कोरिंग वेलोसिटी से छोटा रहेगा तो क्या होगा कि स्कोरिंग भी नहीं होगा, ना सिल्टिंग होगा ना स्कोरिंग हो, तो इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो इसके लिए कैनेडी ने फॉर्मूला दिया था, V0 बराबर, V0 से जनरली क्रिटिकल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं 0.55 m इंटू डी पे पावर 0.64। ये फॉर्मूला कैनेडी ने दिया था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि पिछले बार किसी सेट में इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और लिखवा दीजिए। तो एम है उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, CVR का इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। एंड डी इज द डेप्थ ऑफ चैनल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एज पर I 800 2007 द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ स्टील मेंबर इज गिवन बाय। तो हमें पता है सिलेंडरनेस रेशियो और क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ
जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, बटा मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। गायरेशन जिसको के मिनिमम हम लोग कहते हैं। सो ये हमें पता है कि किस चीज का रेशियो था, सिलेंडर रेशियो, इफेक्टिवली पता रेडियस ऑफ गायरेशन। सो इसका आंसर हो जाएगा ही। एंड कॉलम को हम लोग इसी के बेसिस पे डिफाइन करते हैं, इसको क्या कहते हैं, सिलेंडरनेस रेशियो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 76। व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म बाय स्मेल्टिंग पिग आयरन एट 1500 डिग्री सेल्सियस। 1500 डिग्री सेल्सियस स्मेल्टिंग आयरन पिग से हमें क्या बाय प्रोडक्ट मिलता है? तो इन सबको देख लेते हैं एक बार। जो फ्लाई एश हमें कहाँ से मिलता है? थर्मल कोल पावर प्लांट। मतलब जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, जहाँ पे कंबशन के लिए कोल यूज होता है, तो वहां से हमें फ्लाई एश मिलता है। ये जो सुर्खी है ये क्या होता है? पाउडर ब्रिक। ये पाउडर ब्रिक्ड है, ठीक है। ये जो ऑप्शन डी में सिल्का फ्यूम है, ये हमें कहाँ मिलता है, कहाँ से मिलता है? इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों में तो कोई नहीं है जहां से स्मेल्टिंग आयरन की चर्चा है, तो हमें ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो है वो मिलता है स्मेल्टिंग आयरन पिग से। तो इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं कि जो स्मेल्टिंग आयरन है वो हमें मिलता है कि आयरन एंड स्टील प्लांट से। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77। ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफिशिएंट मेथड ऑफ लेवलिंग दैट शुड बी अडॉप्टेड टू मेजर द एलिवेशन ऑफ टू पॉइंट व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज नॉट विद इन द विजिबल रेंज ऑफ द लेवल। कि अगर दो पॉइंट है, ठीक है, उसके बीच में अगर रेंजिंग के लिए रेंजिंग रॉड वो विजिबल नहीं है, तो उस केस में हम लोग कौन से मेथड ऑफ लेवलिंग का इस्तेमाल करते हैं? तो उस केस में जब हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? डिफरेंशियल लेवलिंग। क्यों कि डिफरेंशियल लेवलिंग में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बैक साइड लिए जाते हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएट साइड एंड फोर साइड लिए जाते हैं, एंड मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट स्टेशन भी होता है इसमें। सो हम लोग इसमें क्या इसका आंसर हो जाएगा कि डिफरेंशियल लेबलिंग। ठीक है। प्रोफाइल लेबलिंग कब करते हैं? प्रोफाइल लेबलिंग करते हैं इन केस ऑफ कैनाल, हाईवे, जैसे स्टेट प्रोजेक्ट है उस केस में हम लोग प्रोफाइल लेबलिंग करते हैं, फिर इसको क्रॉस लेबलिंग करते हैं। और रेसिप्रोकल लेबलिंग कब करते हैं? इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन रहे, ऑब्स्ट्रक्शन लाइक रिवर एंड लेक। इन अगर सर्वेइंग के दौरान अगर वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन रहे रिवर और लेक, तो उस केस में हम लोग रेसिप्रोकल लेबलिंग का इस्तेमाल करते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78 कि व्हाट आर द फिक्स टाइम ट्रैफिक सिग्नल्स। फिक्स टाइम ट्रैफिक सिग्नल क्या होता है? कि एक ऐसा टाइप का ट्रैफिक सिग्नल जिसका जो टाइमिंग है वो चेंज ना हो ट्रैफिक फ्लो के अनुसार, ठीक है। तो या फिर जो ड्यूरेशन है ईच फेज का वो फिक्स्ड हो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? फिक्स टाइम ट्रैफिक सिग्नल कहते हैं। इसके कितने टाइप के होते हैं ट्रैफिक सिग्नल? 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहले हो गया फिक्स टाइम एंड प्री टाइम सिग्नल। सेमी एक्चुएटेड सिग्नल एंड थर्ड हो गया फुल्ली एक्चुएटेड सिग्नल। इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। जो फिक्स टाइम और प्री टाइम सिग्नल, इसमें क्या होता है? जो ड्यूरेशन होता है इस फेज का वो फिक्स्ड होता है। एंड सेमी एक्चुएटेड सिग्नल में क्या होता है कि जो जो ड्यूरेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ट्रैफिक फ्लो पे ही डिपेंड करता है, लेकिन फुल्ली कंप्लीटली नहीं, वो कुछ अप्रोच तक उस पर डिपेंड करता है। एंड जो फुल्ली एक्चुएटेड सिग्नल है इसमें प्योरली जो ट्रैफिक वॉल्यूम है और ट्रैफिक डेंसिटी है उस पे जो फेज टाइम है वो डिपेंड करता है फुल्ली एक्चुएटेड सिग्नल के केस में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज इनकरेक्ट। तो क्या म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है? इट कंसिस्ट ऑफ गार्बेज, तो यस। जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसमें गार्बेज आते हैं, तो यस ये तो सही है। और क्या देख सकते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ फाइन डस्ट सिल्ट सैंड, उसमें फाइन डस्ट सिल्ट सैंड ये सब भी आते हैं, तो यस ये भी सही हो जाएगा। इट कंटेन इंक्लूड प्यूट्रिसिबल एंड नॉन प्यूट्रिसिबल सॉलिड वेस्ट। मतलब प्यूट्रिसिबल क्या मतलब कि जो ज्वलनशील है, बर्निंग है उस तरह के, और जो नॉन बर्निंग है
तो उस तरह के भी सॉलिड वेस्ट आते हैं, तो यस जैसे ग्लास हो गया। लेकिन जो सॉलिड वेस्ट दैट इज ट्रांसपोर्टेड विथ वाटर एज अ सीवेज, उसको सॉलिड वेस्ट में कहते हैं? नहीं, कि जो सॉलिड वेस्ट वाटर के साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं सीवेज के रूप में, तो उसको हम लोग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में कंसीडर नहीं करते। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 80। फॉलोइंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग को मानते हुए द मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट रिक्वायर्ड फॉर स्टेब्लिशिंग अ न्यू स्टेशन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि हमने प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में पढ़ा है, जो कि मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग जो मैं आपको एक रिवाइज करवा देता हूँ। इसका पहला प्रिंसिपल क्या होता है कि वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, हम लोग होल से पार्ट की ओर वर्क करेंगे, ठीक है। एंड दूसरा क्या होता है कि टू इस्टेब्लिश अ पॉइंट एट लीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। मतलब क्या हुआ कि हमें किसी भी पॉइंट को स्टेब्लिश करने के लिए कम से कम 2 रेफरेंस पॉइंट का रिक्वायरमेंट होगा। सो वही पूछ रहा है, तो सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गाइस आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। एंड अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप क्यूआर को स्कैन करके मेरे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।